आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सेकंड लेक्चर है। लेक्चर 1 में हमने आपको बताया था व्हाट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एंड हमने समझा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कितनी मेथड्स होती हैं, एक ग्राफिकल मेथड और दूसरी अलजेब्रिकल मेथड। तो हमने ग्राफिकल मेथड को एक्सप्लेन किया था एंड समझा था कि कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के। 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। एंड हमने बताया था ग्राफिकली कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो जो दोनों इक्वेशन होती हैं, यानी दोनों स्ट्रेट लाइंस जो होती हैं, वो अगर किसी एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, इट मीन्स कि दैट सिस्टम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। बट इफ़ द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, they will never intersect at any points, so there will be no solution of the system. Okay, and if the lines coincident to each other, okay, one another, एक दूसरे पर अगर आ जाती है लाइन कोइंसिडेंट करती हैं, ठीक है, तो सारे पॉइंट्स कॉमन होंगे, इट मीन्स कि इस सिस्टम का इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, है ना। और ऐसे ही हमने फार्मूले भी देखे थे तीनों, इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन के लिए फार्मूला वाइज भी देखा था कि हम एक्स वाई के कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट को कंपेयर करके कैसे पता लगा सकते हैं कि सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक है, ठीक है, इनफाइनाइट है या मेनी सॉल्यूशन है। ओके, आप लास्ट लेक्चर को एक बार फिर से देखिएगा, फर्स्ट लेक्चर को, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर है, उसको एक बार और देखिएगा, रिवाइंड कीजिएगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। आर डी शर्मा के क्वेश्चन हमने सॉल्व करना शुरू कर दिए थे एक्सरसाइज 3.2 के, तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ गए हैं। एक्सरसाइज 3.2 जो आर डी शर्मा की है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज आप खुद से सॉल्व करके देखें, आराम से आपको आ जाएंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएंगे। आंसर्स को मैच कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है। हम एक्सरसाइज 3.2 आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर अब ले रहे हैं, जैसे 11th नंबर का क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन 11, 12, 13, 14 के लिए ये है कि ग्राफिकली आपको शो करना है, शो ग्राफिकली दैट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग has infinitely many solution, has infinitely many solution। हमको ग्राफिकली शो करना है कि सिस्टम के इनफाइनाइट सोल्यूशन है। इक्वेशंस आपको गिवन है 2x + 3y = 6 एंड 4x + 6y = 12। ये इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। अब ग्राफिकली शो करना है आपको। अगर ग्राफिकली नहीं कर लिखा होता तो हम इसको कोएफिशिएंट से 2 लाइन में सॉल्व कर देते और शो कर देते, लेकिन ग्राफिकली शो करना है तो आपको दोनों इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेंगे, है ना। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था कि पहले एक इक्वेशन के लिए आप, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, ये सेकेंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन के लिए आप एक टेबल बना लीजिए, एक्स और वाई। से फर्स्ट इक्वेशन हमने लिया, पहले मैं आपको बताया था कि 1 by 1 एक्स और वाई को 0 पुट कीजिएगा। अगर आपने वाई को 0 पुट किया है फर्स्ट इक्वेशन में, जैसे आप वाई को 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 2x = 6, दैट इज़ x = 3। और अगर आप x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आती है 3 × 6, दैट मीन्स 2। तो ये होगा फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपका टेबल। मिनिमम 2 पॉइंट्स आपको लेने, मैक्सिमम आप कितने भी पॉइंट्स ले सकते हैं, ठीक है। मतलब हम मिनिमम 2 पॉइंट ले रहे हैं, आप चाहें तो 3, 4, 5 कितने भी पॉइंट्स ले सकते हैं ड्रॉ करने के लिए। सेकंड इक्वेशन के लिए हम लेते हैं, तो फिर से देखिए, आप y को अगर 0 पुट करते हैं तो 4x = 12, दैट इज़ x = 3 आएगा। और अगर आप x को 0 पुट करते हैं तो 6y = 12, दैट इज़ y = 2 आएगा। तो यहीं से आप देख रहे हैं कि पॉइंट्स देखिए कॉमन है, सेम पॉइंट्स हैं दोनों लाइन में, दोनों स्ट्रेट लाइन में सेम पॉइंट्स हैं। बट अब यहाँ पे हमें ग्राफिकली शो करना है, इसलिए हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आप ग्राफ पेपर पे कीजिएगा अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। देखिए x = 1, 2, 3, 4 ये पॉइंट्स बना लीजिए, x एक्सिस पर होते हैं, y एक्सिस पर पॉइंट्स बना लीजिए 1, 2, 3, 4,
-1 -2 -3 -4 भी आप बना सकते हैं, -1 -2 -3 4। ओके, फर्स्ट पॉइंट है x = 3 y = 0। x = 3 y = 0 पॉइंट यहाँ पर होगा, और x = 0 y = 2 पॉइंट्स यहाँ पर होगा। y एक्सिस पर x पॉइंट 0 होता है, x एक्सिस पर y पॉइंट 0 होता है, ठीक है। x डैश y डैश आपके x और y एक्सिस है, ओके। तो x = 3 y = 0 ये पॉइंट हुआ, x = 0 y = 2 ये पॉइंट हुआ। इन दोनों को अगर आप ज्वाइन कर देते हैं तो ये आती है आपकी स्ट्रेट लाइन। हमने कहा था आपको, आप चाहें तो 2 से ज़्यादा पॉइंट्स भी ले सकते हैं, कितने भी पॉइंट्स आप ले सकते हैं, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं लाइन को ड्रॉ करने के लिए। देखिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने ड्रॉ की, सेकंड इक्वेशन के लिए भी पॉइंट्स तो सेम ही है। आप अगर कोई भी दूसरे भी पॉइंट्स लेंगे तो सेम ही आएंगे दोनों में, है ना। यानी कि दोनों इक्वेशंस क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, कोइंसिडेंट है ना, कॉन्साइड कर रही हैं दोनों लाइन कॉन्साइड कर रही है। इट मीन्स क्या है, मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स आएंगे। देखिए 2 पॉइंट्स यहीं आपको कॉमन दिख रहे हैं, थर्ड पॉइंट आप लेंगे तो वो भी रहेगा सेम, फोर्थ भी रहेगा सेम, जितने पॉइंट्स आप निकालेंगे सेम रहेंगे। यानी दोनों इक्वेशंस के लिए यही स्ट्रेट लाइन आ रही है, 2x + 3y = 6, 4x + 6y = 12। हमें लाइन को नाम देना होता है, दोनों लाइन एक के ऊपर एक ही है, कॉन्साइड कर रही हैं, तो दोनों नाम हम वहीं पे लिख देंगे, है ना। तो आप इस तरीके से आपने क्या शो कर दिया, आप अपना आंसर इस तरीके से लिखेंगे नीचे, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ग्राफ, इट इज़ क्लियर from the graph that lines are coincide each other, therefore the system has infinite many solutions, इस तरीके से आप भी शो कर सकते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते सकते हैं, और ग्राफिकली आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं कि सिस्टम का क्या होगा। लाइन कॉन्साइड कर रही है मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती तो यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, और अगर दोनों लाइन पैरेलल होती तो फिर नो सॉल्यूशन होता, है ना। मैंने आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होते हैं वो भी बताया था। अगर सिस्टम का कम से कम एक सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है तो वो सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट। यानी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कैसी होती है, कंसिस्टेंट, अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो वो सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ से अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछते कि पता लगाइए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो ये कंसिस्टेंट होती है क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन होना चाहिए, कैसा भी सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। अगर सॉल्यूशन है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। जैसे हमने 11th क्वेश्चन देखा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे इसका 11, 12, 13, 14 सेम क्वेश्चन ही आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन है 15, 16, 17, 18 उसमें आपको शो करना है ग्राफिकली कि सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट। 15, 16, 17, 18 में भी जो सिस्टम है आपको शो करना है कि इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब नो सॉल्यूशन होगा, यानी कि जो लाइंस आएंगी वो पैरेलल आएंगी। तो आप ड्रॉ करके देखिएगा, लाइंस पैरेलल होंगी तो वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा क्योंकि सॉल्यूशन नहीं होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 19 ले रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है डिटरमाइन ग्राफिकली whether the system determine graphically the vertices of triangle, the equations of whose sides are given। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें 2y - x = 8, 5y - x = 14 एंड y - 2x = 1। आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, आपको डिटरमाइन करना है वर्टाइसेस ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं। ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन होती है ट्राइंगल की साइड्स, तो उन तीनों स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस आपको गिवन है ट्राइंगल की।
तो आपको वर्टेसिस फाइंड करना है ग्राफिकली। ऑब्वियसली आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है बस, और वहाँ से वर्टेसिस पता कर लेंगे हम कि क्या क्या वर्टेसिस हैं। अगर आपसे यहाँ पे ये भी बोलते क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, अगर आपसे ये बोलते कि उस ट्रायंगल का जो बन रहा है ट्रायंगल, उसका एरिया भी फाइंड कीजिए, ऑल्सो फाइंड एरिया, हम एरिया भी फाइंड करके आपको बता दें कि एरिया और ट्रायंगल वाले क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें तो पहले तो हम ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने ली 2y - x = 8। ठीक है, इसके लिए आप टेबल बनाइए, क्या आती है, x y को 0 पुट कीजिए। आपने y को 0 पुट किया तो x = -8 आएगा, और जब आप x को 0 पुट करेंगे तो 2y = 8, 2 4 = 8, 4 आएगा y। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल बनाई। सेकंड इक्वेशन है 5y - x = 14, इसकी टेबल ड्रॉ कीजिए। y को 0 पुट किया, x = 14 आता है, -14 आता है, x = -14 होगा, और x को 0 पुट करने से y आता है 2.8 आएगा, 2.8, y = 14, 5 × 2 = 10, 5 × 8 2.8 आता है। थर्ड इक्वेशन है y - 2x = 1, y को 0 पुट किया, x की वैल्यू आती है -1/2 यानी -0.5, x को 0 पुट करने से y की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, तो ये तीनों हमने लाइंस के पॉइंट्स निकाल लिए। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओरिजिन y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले लेते हैं आप। x की वैल्यू 14 तक जाती है मैक्सिमम ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये -14 है, -1 से -14, ये 1 से लेके x की वैल्यू प्लस में तो कोई सी है ही नहीं, 1 2 3 4 ही बहुत है। चलिए अब अपन ना लाइन ड्रॉ करते हैं। आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट जो पॉइंट्स हैं वो हैं -8 0, x की वैल्यू -8, देखिए -1 2 3 4 5 6 7 8, ये है -8, -8, 0 मतलब ये पॉइंट आएगा -8। दूसरा आपका पॉइंट है 0,4, 0,4 यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4, यहाँ पर आएगी ये पॉइंट, यानी ये स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर दी। ये 2 पॉइंट्स आए थे। सेकंड इक्वेशन है, उसमें x की वैल्यू -14, y की 0 है, तो x की वैल्यू -14 यहाँ पर आती है, ये x की वैल्यू -14, y 0 है, और x 0 y 2.8 है, x 0 y 2.8, 2.8 मीन्स यहाँ पे आएगा समथिंग, ग्राफ पेपर पे आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो इसको। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए आप, ये बनती है स्ट्रेट लाइन। ये फर्स्ट वाली थी, इसका नाम मैं लिख रहा हूँ 2y - x = 8, ये थी 5y - x = 14। थर्ड इक्वेशन के लिए पॉइंट्स हैं आपके, x की वैल्यू -0.5, y 0 है, तो -0.5 है तो वो 1 के भी बीच में, मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा, और y 1 और x 0 है, मतलब ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो इन दोनों को ज्वाइन करके बनेगी लाइन ऐसी। ठीक है, देखिए ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन बनाई आपने। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी y - 2x = 1।
हर स्ट्रेट लाइन जो भी आप बनाए ना उसकी इक्वेशन उस लाइन के ऊपर लिख दिया कीजिए, आपको याद रहेगा कि ये इक्वेशन इस लाइन की है, ठीक है। अब देखिए कि ये ट्राइंगल कहाँ पे बना रही है, कहाँ पे बन रहा है ट्राइंगल, इसमें जहाँ तीनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, ये तीनों लाइन जो गिवन है, ये और ये, तो ये मैं दिखता हूँ ए बी और सी, ये रहे पॉइंट्स ए बी सी, इन तीनों लाइन के इंटरसेक्शन से ये बन रहा है ट्राइंगल। ये देखिए मैंने उसको शेड किया, ऐसा ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी। इसके वर्टाइसेस फाइंड करना था आपको, इस ट्राइंगल के वर्टाइसेस फाइंड करना था। तो वर्टाइसेस आप ग्राफ पेपर पे बहुत ही इजीली आपको दिख जाएंगे। वर्टाइसेस कैसे दिखेंगे, ये जो पॉइंट है ए है ना, इसको आप एक्स एक्सिस पे देखिएगा कि इसकी एक्स की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे आएगी, और वाई की वैल्यू तो हमें 2 दिख रही है यहाँ पर। जैसे बी पॉइंट यहाँ है तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या आती है, यहाँ आपको दिख जाएगी, यहाँ पे, और वाई की वैल्यू हमें यहाँ दिख रही है कि ये 3 पर, लगभग 3 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और सी की वैल्यू भी दिख जाएगी यहाँ से, आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये 1 दिख रहा है मुझे, और ये 5 दिख रहा है। तो मेरे पास में जो पेपर है वो ग्राफ पेपर नहीं है, तो आई कैन नॉट से एग्जैक्टली द राइट आंसर, लेकिन आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा कि ये ए पॉइंट कहाँ पे मीट हो रहा है, ऐसे करके स्केल से। तो ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी ऑब्वियसली माइनस में है, और वाई की वैल्यू प्लस में है 2 के आसपास। तो ये ए पॉइंट के वर्टेक्सेस आ जाएंगे। वैसे ही बी पॉइंट के एक्स को देखने के लिए आप ऐसे स्केल से देखेंगे कि ये कहाँ मीट कर रहा है, और वाई के लिए आप ऐसे करके देखेंगे कि ये कहाँ मीट कर रहा है। वैसे सी के लिए आप इस तरीके से देखेंगे, एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स कहाँ आ रहे हैं और वाई एक्सिस पर पॉइंट कहाँ आ रहे हैं, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। तो इस तरीके से ए बी सी इनके क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। वैसे अगर हम इसका देखें आंसर, तो 19 के फर्स्ट का जो आंसर है तो उसमें 3 2, एक मिनट, 19 का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, 19 का -4,2 और 1,3, -4,2 मतलब ये जो वैल्यू आएगी ना, ये -4 पर आएगी और 2 पर आएगी, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे -4,2, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,3। यहाँ पर जो ये बी पॉइंट आपको दिख रहा है हमारे ग्राफ में, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक पॉइंट है 2,5, तो ये सी वाला जो है वो 2,5 है, क्योंकि वाई एक्सिस पर तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि 5 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक्स पर 2 पर जाएगा। और ये बी वाला जो पॉइंट है ये 1,3 है, ये 3 पर इंटरसेक्ट करेगा और ये यहाँ पे 1 पे आएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमने क्या है कि इसको हाथ से बनाया है, ये 1 2 3 4 करके, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली आगे पीछे बनेगा, लेकिन ग्राफ पेपर पे आपको एकदम सही सही दिख जाएगा ये, है ना। अब अगर इसका एरिया निकालना हो तो यहाँ से हम अभी इस ट्राइंगल का एरिया आपको निकाल करके नहीं बता सकते, क्योंकि इतना लंबा आपके सिलेबस में है नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं था एरिया निकालने वाला क्वेश्चन, लेकिन आगे के जो कुछ क्वेश्चन है उसमें एरिया निकालने के लिए भी है कि ट्राइंगल का एरिया पता लगाइए। वो ट्राइंगल्स का एरिया ईजिली निकल जाएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अभी आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के बताऊँगा तो बहुत लंबी प्रोसेस होगी, ठीक है। वो फार्मूला अभी आपके सिलेबस में नहीं है ना। तो यहाँ पे अभी हम इस क्वेश्चन का एरिया नहीं निकाल रहे हैं, क्वेश्चन में दिया भी नहीं था, हमने मन से लिया था इसको, ठीक है। यहाँ पे अभी हम इस ट्राइंगल का एरिया नहीं निकाल रहे हैं, आगे क्वेश्चंस में है ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने वाले क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें एरिया फाइंड करना है आपको, तो वो आप इजीली निकाल पाओगे, क्योंकि उसमें आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला लगा सकते हो। यहाँ पे अभी ये हाफ बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई भी आपको परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा है इस ट्राइंगल में, ठीक है। ये इरेगुलर ट्राइंगल दिख रहा है आपको, है ना। और क्वेश्चन में भी आपसे सिर्फ खाली वर्टाइसेस पूछे थे ए बी सी ट्राइंगल के, तो आपको समझ में आ गया कि तीनों लाइन जो इक्वेशन आपको गिवन है उससे आप पॉइंट्स निकालिए और उन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर दीजिए, तो आपको 3 स्ट्रेट लाइंस मिल जाएंगी। वो तीनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर एक ट्राइंगल बन सकता है, उसको शेड कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको एक चीज़ क्लियर कर देते हैं। वैसे क्लास 9th तक आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, काफ़ी अच्छे से पढ़ी है, तो आपका ये कंसेप्ट वैसे क्लियर होगा, लेकिन अगर नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि x = 0 ये किसकी इक्वेशन होती है। x = 0 का मीनिंग क्या होता है, ये होती है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस पर x क्या होता है, 0। तो अगर x = 0 लिखा हुआ दिखे आपको, इसका मतलब वो क्या है, y एक्सिस है। और वैसे ही y = 0 लिखा हुआ दिखे, इसका मतलब वो किसकी इक्वेशन है, x एक्सिस की है, कि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। तो ये जो इक्वेशंस अगर आपको लिखी हुई दिखे कहीं, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे y = 0 मीन्स x एक्सिस,
एक्स इक्वल टू 0 मीन्स वाई एक्सिस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपको दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन गिवन है, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। आपको फाइंड करना है, इसमें डिटरमाइन करना है वही कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल, coordinates of triangle formed by these lines and x axis, मतलब इसमें तीसरी जो लाइन है वो x axis है। दो लाइन गिवन है, ये दोनों है, और तीसरी लाइन क्या है, x axis है। एंड शेड द रीजन calculate area bounded by these lines and x axis। ये दो लाइन और x एक्सिस, इनसे मिलके बनेगा एक ट्रायंगल। उस ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले ड्रॉ करते हैं हम भाई, पर उसके पहले हमें फिर से पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसका आप पॉइंट्स निकालिए क्या आते हैं। y को 0 पुट कीजिए, x की वैल्यू आएगी -1, x को 0 पुट कर दिए, y की वैल्यू आएगी +1। सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 है। y को 0 पुट कीजिए, x की वैल्यू आती है 3 4 जा 12 4। x को 0 पुट कीजिए, y की वैल्यू आती है 2 6 जा 12 6, ठीक है। x को 0 रखा, 2y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 6। y को 0 रखा, 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 3 4 जा 12 4। इन पॉइंट से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। अगेन आपको काफ़ी अच्छे से आ गया होगा ड्रॉ करना स्ट्रेट लाइन्स। -4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 एंड 6। फर्स्ट इक्वेशन में पॉइंट है -1, -1, 0 ये पॉइंट होगा, एंड 1, 0 सॉरी मैंने फर्स्ट में y को 0 रखा तो x की वैल्यू माइनस आई, फिर x को 0 रखा तो y की वैल्यू प्लस बनाई थी, ठीक है। ओके, y को 0 रखा तो x इक्वल टू -1 और x को 0 रखा तो y इक्वल टू प्लस बनाया था। तो 0,1 ये पॉइंट आएगा, इन दोनों को ज्वाइन करना है। दूसरी इक्वेशन है 4,0, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, ये आएगी। और x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 होगी तो ये आएगा पॉइंट। इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। ये जो इक्वेशन थी ये थी आपकी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। और तीसरी लाइन कौन सी है, x एक्सिस बोला है, तो थर्ड लाइन कौन सी हो गई आपकी x एक्सिस, ठीक है। ये था y एक्सिस। तो शेड करना है रीजन को, ट्रायंगल जो बन रहा है, एक लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन, तो ये पूरा एरिया शेड हो जाएगा, ये पूरा एरिया शेड हो गया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का नाम दे दीजिए आप, ये वर्टाइसेस है A B और ये C। तो A को फाइंड करना है। अब मेरे अकॉर्डिंगली मुझे जो दिख रहा है वो 3,2 दिख रहा है। ये x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 सेटिस्फाई करता है कि x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। और x की वैल्यू 2 तो 3 2 जा 6, y की वैल्यू 3 3 2 जा 6 6 को हाँ ठीक है सेटिस्फाई कर रही है। तो A पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3
है ना, आपको ग्राफ पे दिख जाएंगे, आप इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे ए पॉइंट है, आपको ऐसे करके देखना है, ये 2 आ रहा है और यहाँ पे ये 3 आ रहा है, ऑलमोस्ट 3 आ जाएगा आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ए वो आ रहा है 2,3 और बी के कोऑर्डिनेट तो आपको पता है, आपने ड्रॉ करे थे, -1,0 है ये और ये है 4,0। ठीक है, ये ए बी सी आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना थे ट्राइंगल के। तो दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स ए बी एंड सी, 2,3 -1,0 एंड 4,0। नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल में फॉर्मूला लगा दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हाफ, है ना, हाफ बेस इंटू हाइट। अब ये बेस क्या है आपका ये, अब ये डिस्टेंस कितनी है, अब देखिए आप, ये तो ओरिजिन होता है 0, 0 से लेके इधर तक की डिस्टेंस है 4 और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 1, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 5। आपको डिस्टेंस मेजर करना है। देखिए -1 पे था तो माइनस साइन तो लेते नहीं एरिया निकालते टाइम, लेंथ, आपको लेंथ चाहिए, है ना, डिस्टेंस कितनी है वो चाहिए आपको, तो माइनस साइन वहाँ लेना नहीं है आपको, तो ये देखना है कि लंबाई कितनी है इस लाइन की। ठीक है, स्केल से मेजर करेंगे तो 5 आएगी, 5 सेंटीमीटर। यहाँ हमको दिख ही रहा है 4 इधर है और 1 इधर है, यानी 5 सेंटीमीटर आएगी। और हाइट कितनी है, ये है हाइट आप यहाँ से मेजर करेंगे परपेंडिकुलर डाल के ऐसे करके। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट फार्मूला होता है। तो हाइट आपको पता है कि 2 हो रही है, इसके कोऑर्डिनेट 2,3 है, देन x, सॉरी 2 नहीं 3 है, 2 तो इधर से, ये 3 है, यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, स्केल से मेजर करेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर है ना। तो हाइट कितनी है 3, तो हाफ बेस इंटू हाइट, 5 3 15 डिवाइड बाई 2, तो आफ्टर कैलकुलेशन हमें क्या मिल रहा है, 5 3 15 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 7.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ जो हमारा मेजरमेंट होता है वो सेंटीमीटर में होता है, ग्राफ में जो डिस्टेंसेस होती हैं ये 1/1 सेंटीमीटर की होती हैं। ठीक है, तो आपका जो एरिया आ रहा है ट्रायंगल का वो 7.5 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा एरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज दे रहे हैं हम आर डी शर्मा की, 3.3 है। आर डी शर्मा 3.3 एक्सरसाइज है। एक्चुअली जैसे हमने आपको बताया था कि सॉल्यूशन की 3 अलग अलग मेथड्स होती हैं, एक ग्राफिकली दूसरी अलजेब्रिक मेथड है। तो जो आपकी अलजेब्रिक मेथड है उसमें भी 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, है ना। तो अब जो 3.3 के जो क्वेश्चन हैं वो हम अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रिक मेथड के लिए, अलजेब्रिक मेथड में 3 मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। तो हम पहले सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं है कि आपको कौन सी मेथड से सॉल्व करना है, सिर्फ क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। आप किसी भी मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करें, सॉल्यूशन तो एक ही आएगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो सॉल्यूशन एक ही आएगा। ठीक है, कोई सी भी मेथड से आप सॉल्व करें, आंसर तो एक ही आना है। ठीक है, तो पहले हम आपको बताते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज में आपको पर्टिकुलरली डिफरेंट मेथड्स का नाम दिया हुआ होगा। अगर सपोज़ मैं देख लेता हूँ एक बार कि मेथड का नाम दिया है या नहीं दिया है। यस, दिया है। जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 है उसमें आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको इसके जो क्वेश्चन है सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ। कोई सी भी हम इक्वेशन ले लेते हैं, कोई सी भी एक इक्वेशन ले ली हमने। सपोज़ कि इक्वेशन ऐसी है 3x, तो ये सेकेंड क्वेश्चन है इसका 3.3 का, 3x - 7y + 10 = 0 एंड y - 2x - 3 = 0। इसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, ऊपर मैंने लिखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो आप एक काम करें कि इन इक्वेशंस को सबसे पहले आप नंबर दे दीजिए 1 और 2। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है कि किसी भी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के, वेरिएबल कौन है x और y, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के आप दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए।
आप चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल कर सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या सेकेंड इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सब्सटीट्यूट का मीनिंग ही क्या होता है, एक के प्लेस पे दूसरे की वैल्यू को पुट करना। ठीक है, तो हमने आपसे क्या कहा, किसी भी एक इक्वेशन को लेके एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में रख दीजिए। अब आपको ये देखना है कि क्या इजी रहेगा, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल के सेकंड में रखना इजी रहेगा, या सेकंड से वैल्यू निकाल के फर्स्ट में रखना इजी रहेगा। ठीक है, ये आप इक्वेशन वाइज देख करके फिर रखें कि कौन सा हमें ईजी लग रहा है, फर्स्ट इक्वेशन को से सब्सटीट्यूट करना ईजी रहेगा कि सेकंड इक्वेशन से सब्सटीट्यूट करना ईजी रहेगा। सब्सटीट्यूशन का मीनिंग मैंने आपको बताया। यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ तो सेकंड इक्वेशन से सब्सटीट्यूट करना ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ से y की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। आप तो हमेशा ऐसा किया कीजिए कि कभी भी किसी की भी वैल्यू निकालें, जहाँ तक हो सके वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आए तो अच्छा है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, इजीली सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। इसलिए सेकंड इक्वेशन में क्या है कि y का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हमें डिवाइड में कोई वैल्यू नहीं मिलनी है। y इक्वल टू यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 2x + 3, आपको ये वैल्यू मिलती है y की। ठीक है, 2x + 3, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब आप ये वैल्यू y की कहाँ रख दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में। आपने सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकाली है, देखिए आप चाहें तो x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं x और y में से, कोई भी एक वेरिएबल जो ज़्यादा इजी रहता है उसकी वैल्यू निकाल के उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अब ये जो वैल्यू है आप y की, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं y की, तो क्या मिलता है आपको, 3x - 7y। y की वैल्यू देखिए ब्रैकेट में रखिए, 2x + 3, ब्रैकेट लगा दिया कीजिए ताकि कोई मिस्टेक ना हो हमसे, प्लस माइनस की कोई मिस्टेक ना हो, इसके लिए हमेशा ब्रैकेट लगा देना चाहिए। +10 = 0। ओके, 3x - 7y + 10 = 0। y की वैल्यू थी 2x + 3, वो हमने पुट कर दी। अब ये ब्रैकेट आप ओपन कीजिए, 7 × 2 = 14x माइनस प्लस माइनस 7 × 3 = 21 + 10 = 0। 3x - 14x मिलकर हुआ -11x, प्लस माइनस माइनस है ना, और -21 + 10 दैट इज़ -11 = 0, यानी 11x = -11 दैट इज़ x = -1। एक वैल्यू आ गई आपके पास x की, आ गई है ना। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, ब्रैकेट ओपन किया, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, प्लस माइनस माइनस हुआ, ये फिर से प्लस माइनस माइनस होगा, 21 में से 10 गए 11, माइनस के आएंगे 11, 3 में से 14 गए -11, ये +11 उस तरफ गया, तो x = कितनी वैल्यू आ गई, -1। अब ये x की वैल्यू का आप कहाँ पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 जो आपके पास आई थी। आपको दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है, सॉल्व करना है इक्वेशन को, तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग समझ में आया ना। किसी भी एक इक्वेशन से y या x की वैल्यू निकाल के उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, एक वेरिएबल का आंसर आ जाएगा, और इसी वैल्यू का आप जो थर्ड इक्वेशन आपकी आई थी उसमें पुट कर दीजिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3, सो y = 2x, x की वैल्यू है -1, y = हुआ -2 + 3 दैट इज़ 1। ठीक है, x = -1, y = 1, दिस इज़ योर आंसर। आपने कर ली सॉल्व इक्वेशन। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ऐसा लिखा हुआ है, x/2 + y = 0.8, और सेकेंड इक्वेशन है 7/x + y/2 = 10। इक्वेशंस कुछ इस तरीके से दी हुई है आपको। ठीक है, तो देख के घबराना नहीं है, हमें तो सॉल्व करना है इक्वेशन। तो पहले क्या करेंगे, आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ से हम डायरेक्टली इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करेंगे, पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। ठीक है, सिंप्लीफाई करके फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। अब यहाँ से क्या है, ये x/2 + y = 0.2 है,
इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा होगा कि हमें एलसीएम लेना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ सकता है, तो आप एलसीएम ले लीजिए फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन का अगर आप एलसीएम लेंगे ना तो 2 एलसीएम आएगा, 2 एलसीएम आएगा तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x + 2y और अपॉन 2 रहेगा, और वो 2 को अगर आप इधर ले गए तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.8 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 1.6 हो गया। वो समझ आया हमने क्या करा फर्स्ट इक्वेशन में, 2 एलसीएम आएगा, x + 2y हो गया, तो 2 डिवाइड वाला इधर चला गया, 0.8 × 2 दैट इज़ 1.6। अब आई आपकी ये वाली जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में रिड्यूस हो गई है ना, ये इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो गई, ठीक है। अब हम ये इक्वेशन लेते हैं सेकंड वाली, इसमें कुछ अलग ही तरीके से दिख रहा है आपको कि 7 के अपॉन में x + y/2 लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, और रेसिप्रोकल होता है तो दोनों साइड का एक साथ होता है, ठीक है ना। यानी इक्वेशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम, x + y/2 अपॉन 7 इज इक्वल टू 1/10। लेफ्ट हैंड का भी हमने रेसिप्रोकल लिया, राइट हैंड का भी, कभी भी किसी एक साइड का रेसिप्रोकल नहीं होता है, दोनों साइड का एक साथ होता है। इसको रेसिप्रोकेट किया हमने, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दिया, और इधर ये 10 अपॉन कुछ नहीं था तो 1, तो इसको लिख दिया हमने 1/10। समझ आया होगा आपको शायद, फिर से बता देता हूँ। अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है आपके पास a/b = c/d, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो b/a = d/c। रेसिप्रोकेट कर सकते हो दोनों साइड को एक साथ, किसी एक साइड को नहीं कर सकते आप। तो 7 के अपॉन में लिखा था ये क्वांटिटी, हमने इस क्वांटिटी के अपॉन में 7 को लिख दिया, और ये 10 था सिर्फ, 10 के अपॉन कुछ नहीं है तो अपॉन कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं आप, तो ये 1/10 हो जाएगा, ठीक। अब आप इसका ऊपर का एलसीएम लीजिए, ऊपर का एलसीएम आएगा 2, तो 2 × x होगा, 2x + y है ना, ये एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का x में, तो 2x + y अपॉन 2, और अपॉन में जो 2 है उसके अपॉन में भी 2 के अपॉन में क्या दिख रहा है आपको, 7, तो 2 7 जा हो गया 14, क्योंकि 2x + y अपॉन 2 अपॉन 7 लिखेंगे, 2 7 जा 14 हो जाएगा, इसी इक्वल टू 1/10। अब यहाँ से एक काम करें कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके 14 को उधर ले जाएं, तो 2x + y = हुआ 14/10, यानी 2x + y = 1.4 हुआ। ये है आपकी सेकंड इक्वेशन, समझ आया है ना। ये देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन को हमने एलसीएम लेके रिड्यूस किया इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिर सेकंड इक्वेशन ये थी, पहले इसको ऐसा बनाया, रेसिप्रोकेट किया, फिर एलसीएम लिया, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में सेकंड इक्वेशन। अब आपके पास फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस हैं, अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कीजिए। अभी तक आपने केवल इक्वेशन को रिड्यूस किया था, ठीक है, रिड्यूस कर दिया आप। अब आप मेथड अप्लाई करोगे, जो भी मेथड आपको अप्लाई करनी है, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, कुछ भी, ठीक है। तो अभी हम सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व कर लेते हैं इसको। हमने कहा था आपकी इच्छा, आप किधर से भी कोई सी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो यहाँ भी हम एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकालते हैं, 1.4 - 2x आएगी, इसको थर्ड इक्वेशन देते हैं, और इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। क्या किया हमने, सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड की और उसको फर्स्ट में रखेंगे, ठीक। तो x + 2 इंटू, हमने कहा ब्रैकेट में रखा कीजिए आप, 1.4 - 2x = 1.6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x + 1.4 × 2 2.8 हुआ, माइनस 2 2 जा 4x = 1.6। अब आप एक काम करिए, x - 4x यानी कि -3x = 1.6 - 2.8, 1.6 - 2.8 माइनस में आंसर आएगा 1.2, ठीक है, -1.2। तो ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, x = 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 आंसर आएगा। x की वैल्यू आ गई 0.4। ये x की वैल्यू कहाँ पुट करना है आप अच्छे से पता होगा, इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। जो y की वैल्यू थी वो हम इक्वेशन नंबर 3 से फाइंड करेंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3, तो y = हुआ 1.4 - 2, x इज़ 0.4,
1.4 1.4 माइनस 0.8 और ये आया 0.6, ठीक है, y की वैल्यू। दिस इज़ x एंड दिस इज़ y। तो वी हैव सॉल्व दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो आज ही में अभी हम यहीं तक सॉल्व करते हैं, ठीक है, टाइम बहुत हो गया है। इतना आप और सॉल्व करके देखिएगा, एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा। एक्सरसाइज 3.3 आप सॉल्व करके करने की कोशिश किया कीजिएगा, एनसीईआरटी की, ठीक है। 3.2 3.3 आप सॉल्व करना है एनसीईआरटी की। सब्स्टिट्यूशन मेथड तक मैंने आपको सिखा दिया है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा 3.3 के। सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो बताइएगा। 1-2 क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के और नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद फिर हम एलिमिनेशन मेथड आपको बताना शुरू करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। चैप्टर आपका बहुत ही ईजी है, ये 3 मेथड ही आपको समझनी है अच्छे से क्या होती है, ठीक है। ओके, बाय बाय।